8th क्लास में मेरी ज्योग्राफी की टीचर ने कहा, मिसेस विजन ने, कि ही इज़ ए क्वाइट बॉय। अब ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि मैं 2-3 महीने दूसरी ट्रिप में रह के मैं क्वाइट बॉय, वाकई क्वाइट हो गया मैं मेरे अंदर इतनी, मैंने देखा कि मेरे अंदर इतनी बड़ी खूबी है कि मैं क्वाइट बॉय, और टीचर मेरी बोल रही है कि इसे क्वाइट बॉय, ऐसे कैसे हो सकता। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसी दौरान जो है, आपके मालूम नहीं कहाँ से, अच्छा ये सब चीज़ें जैसे मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई थी कुरान ना, ऐसे ये सब चीज़ें मुझ पर नाजिल हुई, पता नहीं कहाँ से आई हैं। मतलब मीडिया ने पूछा कई बार कि भाई आप कैसे करते हो, इसे इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हो। तो मैंने कहा झूठ बोलूँ या सच। तो कहने लगे कि सच बोलो। तो मैंने कहा सच बोलूँ तो हो जाती हैं सब चीज़ें अपने आप। कहने लगे अब झूठ बोलो। तो मैंने कहा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, पर डूब जाता हूँ, फिर इमेजिन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फला ढंग का है ना, ये है झूठ। तो 10th क्लास में वो सब शुरू हुआ था, ये सारा का सारा घल्लू हमारा 10th क्लास में एक प्ले था, हु डाइड फर्स्ट। आई वॉज बैड स्टूडेंट, वेरी बैड स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ाई के कारण नहीं समझ पाया आज तक केमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाए। मतलब केमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाए, जब मुझे नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है, क्यों पढ़। फिजिक्स, मुझे केमिस्ट्री पढ़ते हुए मुझे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो ह्यूमन बिहेवियर करते हुए लगते, कोई डोनर है, कोई एक्सेप्टर है, तो मैं अपनी मैडम को बोलता कि मैडम ये तो बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर करते लग रहे हैं। तो कहती शट अप एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज। तो वो आपने बोला ना स्टडीज क्या होती है, मतलब मैं बोलता मैं दर्शन ढूंढता हूँ उसमें, मैं बचपन से दार्शनिक था, मैं दर्शन ढूंढता हूँ उसमें कि ये तो बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर का। मेरे फादर ऐसे ही करते हैं, देते हैं चीज़ लेते हैं, देते हैं चीज़ लेते हैं, तो ये जो है मॉलिक्यूल्स है, मेरे फादर मॉलिक्यूल है इसका मतलब। तो उनके दिमाग में कभी ये बात गई नहीं कि जो है मतलब ये स्टडीज ऐसी भी हो सकती है। वही फिजिक्स जिससे कि मुझे डर लगता था, बहुत डर लगता था यार, क्यों होती है फिजिक्स, मतलब होती क्यों है फिजिक्स, मतलब होती क्यों है फिजिक्स। फिजिक्स के बिना भी काम चल रहा है ना, फिजिक्स के बिना बहुत सारे लोग जी रहे हैं यार, फिजिक्स होने की जरूरत नहीं है हमारे जिंदगी के लिए, आपके मतलब फिजिक्स की कोई जरूरत नहीं। वो फिजिक्स मुझे समझ नहीं आया करती थी, वही क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के कारण नहीं थे। वही फिजिक्स जब एक्टिंग में अप्लाई करी 99 में, मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन पर एक प्ले किया था, एमैनुअल गैब्रियल का, वो पॉलिश प्ले था, वो 2 एक्ट में था, सोलो परफॉर्मेंस था। सारी फिजिक्स, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सब दिमाग में आ गया, सब दिमाग में आ गया। क्यों? क्योंकि बचपन में मेरे पास रीजन नहीं था, बचपन में कोई कारण नहीं था कि क्यों पढ़ूं यार फिजिक्स। मैं गाया करता था, मैं हारमोनियम बजाया करता था, मैं माउथर्न बजाया करता था, मैं पोएट्री लिखा करता था, मैं एक बहुत बढ़िया पेंटर था, मैं 1 साल स्कल्प्टर रहा। ये सब चीज़ें बचपन में होती गई, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं था, कोई इन चीज़ों को एक्नॉलेज करके नहीं दे रहा था। और पहले टीचर होते हैं, पहला जो बंदा होता है जो आपके इंटरेक्शन में आया होता है, वो होते हैं आपके पेरेंट्स। और पेरेंट्स को मैंने 8th क्लास में कहा था कि जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है, अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। मैंने पिताजी को दिखाई, मैंने पिताजी को दिखाई, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। तो किसने लिखी है? तो मैंने कहा जी मैंने लिखी है। कहने लगे सच बताओ कहाँ से चुरा के लाए हो? तो मैंने कहा सर पहचान लो, आपका बेटा ये कर सकता है, आप बाई गॉड, मैं किसकी कसम खाऊं। उन्होंने कहा जाओ खेलो, काम करो अपना। तो ये स्थिति थी मतलब। तो वो जो था 10th में एक प्ले किया था मैंने, हु डाइड फर्स्ट। तब तक शौक था, तब तक के पागलपन बनने में बहुत देर थी, तब तक के शौक था, निहायत ही शौक था। उससे मुझे मालूम पड़ा कि जो नोबडी है उसके इशारे पर वो सारे के सारे बंदे जो बैठे हैं उसके इशारे पर हंस रहे हैं, उसके इशारे पर रो रहे हैं। और दूसरे इकोनॉमिकली मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का बंदा था, और मैंने इतनी बढ़िया कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, अरेबियन नाइट्स का प्ले था। मुझे लगा कि इतनी बढ़िया कॉस्ट्यूम, इतना बढ़िया किंगली महसूस कर रहा हूं मैं, और मेरे कहने पर लोग हंस रहे हैं और मेरे कहने पर लोग रो रहे हैं। आई एम द किंग। भले वो 2 घंटे के लिए था, लेकिन उससे एक चीज, एक अभाव पूरा हुआ। उसने जो है मेरे अंदर जो है बड़ी, उस वक्त भी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, उन दिनों को आने में बहुत देर लगनी थी। तो ये सब करता गया, एक ड्रीम का बहुत ही अंकुर फूटा था मेरे अंदर, बहुत ही मामूली से अंकुर फूटा था मेरे अंदर कि हाँ यार ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन हमारे वश की नहीं है। अभी अभिषेक साहब बोल रहे थे कि भाई मैं भी एक्टिंग करता था और मैं भी थिएटर करता था और स्पोर्ट्स में तो भोबलिया था, लेकिन मैंने चुन ये लिया। पेरेंट्स बहुत डांटा करते थे, पेरेंट्स डांटते थे, पेरेंट्स तो हमारे भी डांटते थे, सबके डांटते थे और बहुत डांटते थे। लेकिन फिर भी ये हुआ, मतलब डेस्टिनी वहां ले जा रही थी धीमे धीमे करके कि बॉस क्रिएट करो, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ। तो उसके बाद में फिर करते करते मैं कला मंदिर, वहां पर लोकल संस्थान था ग्वालियर में, वहां किसी तरीके से वहां पर पहुंचा।
मैंने देखा कि यार ये अच्छा, वहां पर ये मालूम नहीं था कि मैं किंगली रोल नहीं कर रहा था। वहां पूरे प्ले में दिल्ली तेरी बात निराली प्ले का नाम था, और वहां पर एक हकलू करके छोटे नौकर का रोल था, और बहुत ही बढ़िया रोल था। जैसे कहते हैं ना भाई, जरा सी एंट्री थी, उसे मारते हैं, चिल्लाता है, वो भाग जाता है, और बहुत पावरफुल था। इतनी उसको जरा सी एंट्री वहां पर छोटे रोल्स की बहुत पावरफुल होती कई बार। तो वो प्ले में बड़ा बड़ा लोगों को बड़ा पसंद आया यार, क्या ये क्या क्या किया है इसने, नया लड़का है और पीयूष मिश्रा इसका नाम है, और बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया। लेकिन मेरे पेरेंट्स को दिक्कत थी कि उसमें तो फब गया था हु डाइड फर्स्ट में, क्योंकि वो किंगली था रोल। इसमें सर तुम अच्छे खानदान के होकर नौकर का रोल करो, बट तुम मारेंगे लोग बात हैं। पहले तो मजाल उनकी जिन्होंने तुम मारा, और पहले तो दूसरी मजाल तुम्हारी कि तुम पिटे। तुम्हारे खानदान में आज तक कोई नहीं पिटा, और तुम हम ये हैं और वो हैं, और पता नहीं। अब मैं देख रहा कि यार मैं एक्टिंग करूं या मैं क्या, मतलब खानदान को मानूं या कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। तो ये सब भी होता गया। उसके बाद मैं इतना खराब हो गया पढ़ाई में, फर्स्ट ईयर में आते आते इतना खराब हो गया कि उससे खराब कोई हो ही नहीं सकता। मैंने हाथ डाल दिया, मैंने कहा सर देखिए मैं ये हाथ डाल रहा हूं और बस जो है मुझसे तो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा यार ग्रेजुएशन तो कर लो। वो भी मेरे लिए दिक्कत होने लगी। ग्रेजुएशन मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब आपके भगीरथ प्रयत्न था मेरे लिए, गंगा नीचे लाने वाला टास्क था कि ग्रेजुएशन कैसे करेंगे यार, और वही साइंस में ग्रेजुएशन। साइंस में ग्रेजुएशन मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो साइंस में ग्रेजुएशन करना कल्पना अतीत था बिल्कुल। तो उसके बाद में उसी वक्त में मालूम पड़ा कि मेरे बैच तक जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्वालिफिकेशन 12th थी, और बहुत ही तेज के साथ में मैं एनएसडी पहुंचा। उस वक्त जो है मेरे पिताजी को और घर वालों को लगा कि हाँ भाई ये कुछ तो बात है इसमें, इतने बड़े संस्थान में पहुंच गया, कुछ तो बात है। तब भी ड्रीम ने जन्म लिया था। एनएसडी का पहला साल बहुत खराब भी था, हड़ताल होती रही, ये हो गया, मैं इसलिए थोड़ी आया था यहाँ पर। सेकंड ईयर में दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस ग्रैंड ऑब्सेशन कॉल्ड एक्टिंग। सेकंड ईयर में डायरेक्टर कॉल्ड फ्रिट्ज बेनेविट्स फ्रॉम जर्मनी, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उस वक्त जीडीआर था ये, वो आए, एंड ही वाज एन एक्सपर्ट ऑफ गेटे, शेक्सपियर एंड ब्रेख्त के साथ उन्होंने काम कर रखा था बल्कि, एंड ही गेव मी हैमलेट। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ग्रैंड ऑब्सेशन। तब मैं पागल हो गया कि मैंने कहा इसमें इतना सुकून नजर आता है और इसमें इतनी मेहनत लगती, इसमें इससे अधिक मेहनत किस चीज़ में लगती है। मैं अपने आप से सवाल पूछता। गाना बंदा गा सकता है, एक्टिंग कैसे करेगा? एक्टिंग के कोई निश्चित अल्फाबेट्स तो होते नहीं है, एबीसी होता नहीं है। गाना गाने के लिए आपको सारे गामा पादानी करना पड़ेगा। ड्राइंग करने के लिए आपको पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, पॉइंट से लाइन पर जाओगे, लाइन से शेप पर जाओगे, फिर 3D पे जाओगे। इसका कोई अल्फाबेट्स नहीं। हाउ टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट, कैसे अंदर घुसे, टैप कैसे करें। दुनिया भर में डिबेट चल रही है एक्टिंग को लेकर, दुनिया भर में डिबेट चल रही है। दो किस्म के एक्टर्स होते हैं। एक तो होता है लाइंस बोलते हैं, वो बड़े ग्रेट एक्टर्स होते हैं। लाइंस के एक्टर्स जो कि हमेशा एक ही कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं, समबडी लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन, समबडी लाइक मिस्टर क्लाइंट ईस्टवुड, समबडी लाइक मिस्टर एल पचिनो। वो दे डोंट परफॉर्म कैरेक्टराइजेशन, दे डोंट परफॉर्म कैरेक्टर। एक होता है कैरेक्टराइजेशन परफॉर्म करने वाले कि हम वी पर्सोनिफाई अ कैरेक्टर, अ पर्सन। समबडी लाइक रॉबर्ट डी नीरो, समबडी लाइक नसरुद्दीन शाह, समबडी लाइक ओम जी या मेरिल स्ट्रीप या डेनियल डे लुइस। इस तरह के दोनों ही महान एक्टर्स होते हैं। इसमें इतनी सारी विविधता है, इतनी वैरायटी है। ये सब चीजें मैं देखता और मैं सोचता कि यार ये तो मतलब कुछ अलग ही चीज है। ये वो चीज नहीं है जो मेरे पिताजी समझते हैं, ये वो चीज नहीं है जो मैं समझता हूं। मैं भी समझता नहीं था कि एक्टिंग इतनी गहरे घुसने वाली चीज होगी। और उसके बाद में फिर ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर तब तक ये हैमलेट से ड्रीम जो है जन्म ले चुका था और पनप चुका था कि मुझे एक्टर, ना केवल एक्टर बनना है, एक्टर एज अ प्रोफेशनली बनना है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग अप टू द लेवल ऑफ माइक्रो लेवल तक मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था कि होता क्या है, एक्टिंग होती कैसे, ये एक्सप्रेशंस आते कैसे। कल्प साइंस, बौद्धों का कल्प की ये पूरे बॉडी में एक, वो जिन्हें कल्प कहते हैं या हिंदू जिन्हें प्राण कहते हैं या साइंस जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहती है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपके रैंडम मोशन में अंदर चलते हैं, ट्रिलियंस में होते हैं, और इनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारे एक्सप्रेशन बनते हैं। हम पीठ से भी एक्टिंग कर सकते हैं, चाहे तो हम कहीं से भी एक्टिंग कर सकते हैं। कई बार माइम क्लासेस जो होती हैं उसमें आपके मतलब चेहरे पर जो है आप पर्दा डाला जाता है, खाली एक पैर निकला रहता है और यहां से एक्टिंग करता है आदमी। यहां से एक्टिंग कैसे होती, यहां से एक्टिंग कैसे हो सकती। फिर करते करते मालूम पड़ा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं 99 में कर रहा था ये आइंस्टीन, और मैं उस वक्त मैं बड़े आराम से एफ्लुएंटली पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने देखा कि एक दो एक्टर, यूजुअली बोला जाता है कि एक्टिंग इज रिएक्शन, दो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, एक ने एक्टिंग करी, उसने रिएक्ट किया, इसका रिएक्शन उसके लिए रिएक्शन बन गया, इसका रिएक्शन इसके लिए रिएक्शन बन गया। ये चेंज चलती गई। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
जितनी मुझको जानकारी है साइंस की। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या हो कि एक बंदा एक्टिंग ही नहीं कर रहा, एक बंदा एक्टिंग ही नहीं कर रहा, तो फिर इस बंदे को एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं? तो ये सवाल मैंने नसीर से पूछा था एक बार। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, उसके बाद बोले कि पहले बोले कि हाँ बिल्कुल इसकी एक्टिंग हर्ट होगी, फिर बोले कि नहीं यार आइडियली, मैंने पूछा आइडियली स्पीकिंग सर इसकी एक्टिंग हर्ट होगी कि नहीं, तो फिर बोले कि नहीं यार आइडियली स्पीकिंग इसकी एक्टिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहाँ गया, फिर कहाँ गया, कहाँ एप्लीकेबल होता है? एक बंदा एक्टिंग ही नहीं कर रहा और दूसरे बंदे को एक्टिंग करनी पड़ेगी आइडियली स्पीकिंग। तो फिर आती है ग्रेविटी की डेफिनेशन आइंस्टीन की। न्यूटन वॉज अनदर नेम ऑफ साइंस, बट एज फार एज ग्रेविटी इज कंसर्न वो कहीं मिस्टेक कर गया कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, ग्रेविटी इज ए फील्ड, इट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आप एप्पल उछालोगे तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नीचे एक फोर्स लगी है, आपकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, एप्पल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और सूरज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड्स टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट डायरेक्शन, लीस्ट रेसिस्टेंस। नीचे इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर हमारी अर्थ के फील्ड जो बहुत कम है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कई बार मैंने परफॉर्मेंस किया, ये जिंदगी में मेरे ख्याल से 4 या 5 शोज में हुआ है मेरे साथ में कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं और एकदम से कुछ हो गया, ये मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, एकदम से कुछ हो गया। आई वॉज एबल टू सी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। उसका आप ग्लास, इलेक्ट्रॉल का ग्लास लेकर जाती हुई मेरे को मेरी दोस्त जूही डोगरा नजर आ रही थी थर्ड बेल में, सामने खराब एक्टिंग करता हुआ बंदा नजर आ रहा था और मुझे उसके डायलॉग सुनाई दे रहे थे बाकायदा कि यहाँ खराब एक्टिंग कर रहा है, मैं संभाल सकता हूँ उसको, ये मालूम था मुझे मालूम था कि कौन लास्ट सबसे आखिरी कोने में आपके मतलब पॉपकॉर्न खा रहा है। हर चीज क्लियर थी, हर चीज क्लियर थी मेरे दिमाग, हर चीज क्लियर थी। फिर मैंने ये इसका दर्शन तो बहुत ही बड़ी चीज है, मतलब साइंस और दर्शन मिलाकर जब मैंने करना शुरू किया, मैंने एक परफॉर्मेंस किया था, बार बार मैं आ रहा हूं इसलिए बड़ा खराब लग रहा है मैं बोलना, लेकिन मैंने ही किया था एक्चुअली, तो बोलना जरूरी भी है कि हैमलेट कभी बॉम्बे नहीं गया करके मेरी बचपन से इच्छा थी, शुरू से, मतलब बचपन से, मतलब जब से मैंने एक्टिंग करना शुरू की थी, हैमलेट टाइम से इच्छा थी कि स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाए, एक परफॉर्मेंस करके देखते हैं जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखते, स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं, सारी जानकारी फीड कर लेते हैं, सारी जानकारी फीड कर लेते हैं। कम से कम 20 सॉन्ग्स मैंने सिखा दिए थे अपने ड्रमर को कि ये मालूम नहीं कौन सा सॉन्ग कहां आ जाएगा, और सारी जानकारी फीड कर लेते हैं। जब कंप्यूटर में सारी जानकारी फीड करके आप बटन दबाते हैं तो रिजल्ट आता है, तो एक्टिंग में क्यों नहीं आ सकता? मेरा मानना था कि एक्टिंग में क्यों नहीं आ सकता, एक्टिंग करके देखते हैं, एक्टिंग में भी आएगा। और स्क्रिप्ट के बारे में सारी जानकारी फीड कर ली बिल्कुल अंदर, और मैंने परफॉर्मेंस किया। मुझे यकीन था कि परफॉर्मेंस 10 मिनट से आगे चल नहीं पाएगा, वो 1.25 घंटे चला, वो 1.25 घंटे चला। उससे मेरा इतना भरोसा बढ़ गया अपने आप पर कि कुछ कहने के। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये नाम रूप दर्शन क्या होता है भाई? नाम रूप दर्शन मतलब हर जो भी हम सेंटेंस या वर्ड बोलते हैं उसका एक आकार अपने अंदर रहता है, ऑलरेडी रहता है, एक आकार आपके अंदर रहता है, एक शेप रहता है। आंख बोला, ये आंख का शेप है अंदर, और वो जब तक वो शेप पूरा नहीं बनेगा इसका मतलब तब तक वो शब्द मैंने कम्युनिकेट नहीं किया। एक नई चीज निकल कर आई। उसके बाद नाट्यशास्त्र पढ़ा। नाट्यशास्त्र मतलब ऐसा कोई ग्रंथ जो कि 2000 साल पहले लिखा गया है, और 2000 साल पहले जब लिखा गया होगा इसका मतलब यह कि जिस सब्जेक्ट पर लिखा गया होगा वो कम से कम 5000 साल से स्टैब्लिश होगा, वरना ग्रंथ नहीं लिख सकते आप। मैंने पता किया यार कि डांस पर तो कोई शास्त्र नहीं लिखा गया, नृत्य शास्त्र नहीं लिखा गया, गायन शास्त्र नहीं लिखा गया, नाट्य शास्त्र में सबको जोड़ लिया गया। तो नाट्य ये है क्या? उसमें सांस की परिभाषा दी गई है, उसमें पात्र बताया गया है, पात्र, जहां से मुझे ये लगा कि ये E = MC² से जुड़ता है। पात्र की डेफिनेशन दी गई। पात्र मतलब समझते हैं ना आप लोग? पात्र मतलब बर्तन जो होता है, कैरेक्टर बर्तन होता है और वैसे कैरेक्टर कहते हैं। एक पात्र है, पात्र में बोला कि आपके दूध डाल दो, वो दूध का पात्र बन गया, जहर डाल दो, जहर का पात्र बन गया, दारू डाल दो, दारू का पात्र बन गया, है ना। और अगर खाली फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, तो खाली पात्र है, न्यूट्रल है, जिसकी तरफ इशारा दर्शन करता है कि E = MC²। जिस भी चीज में मास है और अगर वो एक निश्चित वेलोसिटी से एक तरफ जा रही है तो एक दिन वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, मतलब न्यूट्रल हो जाएगी। ये मैं समझा उस चीज से, ये मुझे बड़ी हेल्प मिली। उसके बाद जब मैंने विपश्यना का कोर्स अटेंड किया, पिछले 5 साल में हर चीज बदल गई। 5 साल में मेरी में अंदर हिम्मत आ गई कि मैं कैरेक्टराइजेशन कर सकूं, पर्सोनिफिकेशन कर सकूं, एक कोई कैरेक्टर का पर्सोनिफिकेशन कर सकूं। इसमें दिक्कत बड़ी आई। जो भी आप लोगों में से कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्टिंग परस्यू करना चाहता है तो मैं ये बोलूं उससे कि बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अपने जो
अपना काम कर रहे हैं, जिस किस्म का काम करना चाहते थे वो वही करेंगे, हम वही करेंगे। वैसे तो मतलब 0.0000001% कि हम जो सोच के गए थे वही करेंगे। एक अनुराग कश्यप है, हालांकि अभी आजकल रायता फैला रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन है कश्यप है, एक अनुराग कश्यप है, बहुत अजीज है मेरा, है ना। ऐसे 3-4 लोग हैं कि जो सोच के आए थे वही करेंगे, वो वरना नहीं करेंगे। आप गुफा में बैठ के एक्टिंग करो। मैं गुफा में लिटरली, दिल्ली गुफा था, दिल्ली का कोई ताल्लुक नहीं था सिनेमा से, मैं यहां पर बैठकर एक्टिंग कर रहा था। नवाज को देखा मैंने, नवाज काम कर रहा था अपना, दीपक डोबरिया लगातार अपने पर काम कर रहे थे, मतलब उनको एक्टिंग का मेनिया था, वो एक्टिंग से छूट नहीं पा रहे थे। मनोज बाजपेयी कितना बड़ा एक्टर है, वो तकलीफ, वो तो बचपन की तकलीफ गोली मारी है, पिताजी की तकलीफ, माताजी की तकलीफ, पेरेंट्स की तकलीफ, टीचर्स की तकलीफ, दोस्तों की तकलीफ, वो गोली मारी है। इवेंचुअली आप किससे पंगा मोल लेते हैं, आप निहायत अकेले पड़ जाते हैं। मैं ये करूंगा और अपनी शर्तों पर करूंगा। आप अपने एक्टर फ्रेंड्स से भी अकेले पड़ जाते हैं, वो भी कहते हैं क्या बदतमीजी है यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों करोगे, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, जरा सी एक्टिंग करो, बहुत पैसे मिलते हैं। एक्टिंग इज द मोस्ट पेइंग जॉब ऑफ द वर्ल्ड, इजीएस्ट मनी। इसलिए जैसे ही पैसे मिलते हैं वैसे हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब नहीं करेंगे। और अब धीमे धीमे करके मैंने कहा यार ये रिहर्सल स्पेस क्या होता है, रिहर्सल स्पेस क्या होता है, एक हमें रिहर्सल करने के लिए स्पेस चाहिए, वो होता है रिहर्सल स्पेस। मेरा रिहर्सल स्पेस ये है, मेरी बॉडी है, और इस बॉडी के साथ में मैं कहीं घूमते हुए एक्टिंग कर सकता हूं, कहीं जाते हुए, बस में बैठे हुए, ऑटो में बैठे हुए, रिक्शा में बैठे हुए, प्लेन में बैठे हुए, कहीं मैं एक्टिंग कर सकता हूं। इसके अंदर जो साइकोफिजिकल प्रोसेस चलेगा, अंदर चलेगा, वो रुकेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा। ये स्पीच जो हम, क्या स्पीच होती है, हम 2 घंटे के नाटक के रिहर्सल में 2 घंटे की स्पीच अलग होगी और 24 घंटे की आपकी स्पीच अलग होगी। आप पूरे 24 घंटे क्यों नहीं इसको रिहर्स कर सकते? जैसे पोस्टर्स पे कमांड नहीं है, कमांड 2 घंटे के लिए खास कमांड होगा, और बाकी जो है हम, ये 24 घंटे का आर्ट है, 24 घंटे रिहर्सल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना विषय तो ना सिंगिंग है ना, और लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये भी बोलूंगा कि अगर मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं कुछ आपको, तो ऐसे बंदे बहुत कम मिले, और ये पागल ही बनना पड़ता है, निहायत ही पागल बनना पड़ता है, बिना उसके कुछ नहीं होता। मेरा मतलब इस हद तक मैंने बढ़ गया था कि मेरा 1 साल का बेटा था जोश, वो मेरे हाथ में था जब आइंस्टीन किया था मैंने। मेरी बीवी खाना बनाया करती थी, मेरे एक हाथ में रहता था, और इस हाथ से मैं जो है स्क्रिप्ट पढ़ता था आइंस्टीन की। वो मेरे डायलॉग्स जो है उसके लिए लल्लाबाई बन गए थे। वो जब सोता नहीं था साला, जब तक वो डायलॉग नहीं सुन लेता आइंस्टीन के, तब तक वो सोता नहीं था, उसकी लोरी बन गई थी। इस हद तक पागलपन था, इस हद तक पागलपन था। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत ये पिछले 5 साल में जो है जो कुछ मैंने किया, मैं उसके पहले का काम ये नहीं बोल रहा कि मैं डिनाई कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि मैं नकार रहा हूं। ठीक है, गुलाल वलाल मैं आपको अच्छा लगता होगा, आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा मैं, ना गुलाल ना गैंग्स ऑफ वासेपुर। मकबूल ठीक है, अच्छी बात है, मकबूल मैं कर दिया था मैंने एक्टिंग, लेकिन पिछले 5 गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मैं विपश्यना से परिचय हुआ। विपश्यना ने बहुत हेल्प करी, मैं तो सर का थैंकफुल होता अगर वो होते यहाँ पर, तो कि विपश्यना ने बहुत हेल्प करी। विपश्यना को तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा करे आप में से। उसने इतना संभाला है मेरी एक्टिंग को, इतना सांस का महत्व, प्राणायाम ने बहुत हेल्प करी, मैं टिक गया एकदम से। कुंभक जब करते हैं आप, रेचक पूरक और कुंभक जब करते हैं आप, जब पेट में सांस टिकती है तो आपको बोलना आता है, एक्चुअली आपको बोलना आता है। ब्रीदिंग मतलब ये नहीं कि ब्रीदिंग करना सिखाते हैं, अरे ब्रीदिंग हम में से हर बंदा खराब ब्रीदिंग करता है। और जब अभिनय होता है, एक्टिंग होता है, एक्टर के इम्पेकेबल स्पीच होनी चाहिए, इम्पेकेबल साउंड होनी चाहिए, इम्पेकेबल वॉइस होनी चाहिए उसकी। तो ये सब चीजें आज की तारीख में आपके मतलब पूरी तरह से हिस्सा बन चुकी हैं। और एक और चीज होती है डिसऑर्डर एंड जीनियस। ये मिस्टर मार्लन ब्रांडो हुए थे वहां से, वो लाए थे एक कूड़ा करकट, है ना। डिसऑर्डर एक बहुत शराब पियो तो, और फिर उसके बाद आप करो, आपके गांजा पियो, और आपके ये भी होता है, ये भी होता है। मैं क्योंकि मैं अल्कोहलिक रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि सारे के सारे हुस्ना सारे गाने जो है मेरे, ये वो बगल में चांद होगा, एक बगल में रोलियाँ, और ये सब जो है मतलब मेरे अल्कोहलिक फेस की देन है। शराब पी के कुछ क्रिएट नहीं किया, शराब पी के कुछ क्रिएट नहीं किया, लेकिन हाँ उस वक्त मैं पागलों सामान ड्रिंक कर रहा था। और अभी मैंने मुझे बताया लोगों ने कि यार पी के बहुत अच्छा क्रिएट होता है, तो मैंने कहा चलो पी के क्रिएट करते हैं कभी। तो मैंने बार में मैंने स्क्रिप्ट ले गया अपनी, खाली पन्ना मतलब खाली पन्ने ले गया, और मैंने कहा लोग पीते हैं, आपके एक पैग लगाया मैंने, और मैंने लिखने की कोशिश करी। अरे वो साला एक पहले पैग में वो फिल्म लिखी जा चुकी थी, पूरी स्क्रीन प्ले, दूसरे पैग में वो रिलीज हो चुकी थी, थर्ड पैग में वो साला लड़के ऑर्डर दे रही थी मुझसे, 5वें पैग में उसे ऑस्कर मिल रहा था। और 6ठे पैग में मैं नीचे गिरा हुआ था भैया।
स्क्रिप्ट को देखा, एक चीज नहीं लिखी गई थी उस पर, ब्लैंक पेज था बिल्कुल, एक नई चीज नहीं लिखी गई थी। तो इंटॉक्सिकेशन से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये मैं समझता रहा कि यार मतलब फैलने से बहुत एरोगेंट था, बहुत एरोगेंट था, इतना ढंग से यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ, रेस्टलेस था मैं। तो पिछले 5 सालों में ये सिखाया कि आर्टिस्ट हैज टू बी द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हम बुद्ध को आर्टिस्ट नहीं कहते, हम महात्मा गांधी को आर्टिस्ट नहीं कहते, हम कहते हैं आर्टिस्ट मार्लन ब्रांडो को, क्योंकि हमें दिखता है वहां भैंसे जैसा गरियाता हुआ बंदा दिखता है। हम कहाँ इतने शांत बंदों को हम कहाँ जीनियस मानते हैं। हम विवेकानंद को आर्टिस्ट नहीं कहते, वो ही इज एन आर्टिस्ट यार, ही इज एन आर्टिस्ट। वो चीजों पर काबू किया उसने।